हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बचे हुए कुछ टॉपिक्स की। तो अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बिल्कुल स्टार्टिंग से समझनी है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो से पहले भी मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए 3 वीडियोस बनाए हुए हैं। आप लोग वो वीडियो देख लीजिए। तीनों वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आपको ये वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आपको ऊपर आई बटन में भी लिंक देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी वो वीडियोज देखे हुए हैं तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस की। तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस भी लिख देते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को याद होगा पहले वाली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। पहले इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल या डेनियल सेल। तो वो सारे सेल्स होते हैं। और दूसरे हमारे टाइप ऑफ सेल्स थे हमारे पास में, वो थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जो हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स थे उसमें क्या हो रहा था कि आपके जो केमिकल रिएक्शंस हो रही थी और केमिकल रिएक्शंस की वजह से आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल रही थी। यहाँ पे क्या उल्टा होने वाला है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल रिएक्शंस को करवाएंगे। और केमिकल रिएक्शंस में भी मोस्टली ऐसी केमिकल रिएक्शन को करवाएंगे जो कि वैसे बिना इलेक्ट्रिसिटी के उनका होना पॉसिबल नहीं है। तो इसी को स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसा होता है, कुछ इस तरह का बना लेते हैं एक हम सेल। जैसे मान लो ये आपका टैंक है, इसमें है एक सॉल्यूशन जो कि है लेट्स से कॉपर सल्फेट CuSO4। और यहाँ पे क्या है कि 2 इलेक्ट्रोड बना देते हैं। लेट्स से कि एक इलेक्ट्रोड ये है, ओके, और एक इलेक्ट्रोड दूसरे पेन से बनाते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये है, ठीक है। 2 आपकी इसमें से इलेक्ट्रोड हैं, ये एक इलेक्ट्रोड हो गई, एक ये दूसरी वाली हो गई। और दोनों की दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या है, वो है हमारे एक बाहर एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम लोग ये बैटरी बना देते हैं। तो लेट्स से ये रहा आपकी बैटरी। तो आपको क्या दिख रहा होगा कि ये बैटरी में ये इसका प्लस इलेक्ट्रोड है, ये माइनस इलेक्ट्रोड है। अब जैसे कि और उसको सॉल्यूशन यहाँ पे फिल कर देते हैं। अब है क्या दोस्तों यहाँ पे कि जो हमारे ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड है, दोनों के दोनों है कॉपर के। और उसमें से भी ये वाला कैसा है, हमारा जो रेड वाला है उसमें है इम्प्योर कॉपर। दोनों कॉपर की इलेक्ट्रोड है, लेकिन एक में क्या है, एक में आपका इम्प्योर कॉपर है और दूसरे में क्या है, वो है आपका ओनली कॉपर या फिर प्योर कॉपर। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली कि जैसे हमने वोल्टाइक सेल या फिर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या पढ़ा था कि जो हमारी एनोड होती है वो होती है नेगेटिवली चार्ज और कैथोड होती है पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे उल्टा हो जाता है उसका। यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो एनोड है वो है पॉजिटिवली चार्ज और जो कैथोड है वो है नेगेटिवली चार्ज। तो इसलिए आपको सिर्फ यही एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे कि अब वो लोन वाला जो फॉर्मूला बताया था कि लेफ्ट, उसके बाद में एनोड ऑक्सीडेशन, तो उसमें क्या है, बस इतना सा ही आप याद रख लो कि यहाँ पे जो एनोड है वो हो जाएगी आपकी पॉजिटिवली चार्ज। अब बाकी कॉन्सेप्ट को सेम ही रहेगा। जैसे कि हमें पता है कि एनोड्स पे क्या होते हैं, एनाइंस जाते हैं, कैथोड पे कैटाइंस आते हैं। कैटाइंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, एनाइंस मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो ये जो हमारा क्या पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या है इस टाइम पे हमारे पास में, ये है हमारा एनोड। और एनोड पे कौन जाएंगे, एनाइंस। एनाइंस मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, सिंपल सा ये है कि जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, हाँ, यहाँ पे सिंपल सा क्या होगा दोस्तों, इसकी बात करते हैं पहले, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की, जो कि क्या है हमारी कैथोड। तो रिएक्शन लिख के देखते हैं कि कैथोड पे क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एट कैथोड, एट कैथोड। और देखो कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को लेगा। देखो यहाँ पे जो सॉल्यूशन में कॉपर किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, Cu डबल पॉजिटिव की फॉर्म में, क्योंकि एक आयनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ वो क्या करेगा, कॉपर डबल पॉजिटिव को पिक करेगा और क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा इसको। और इसको क्या बना लेगा, जो हमारा कॉपर पहले एक्वस था इसको बना देगा आपका कॉपर सॉलिड। और वो क्या करेगा, वो कॉपर इससे आके इलेक्ट्रोड से आके चिपक जाएगा। अब ये तो हमारी कैथोड हो गई। और एनोड पे क्या हो रहा होगा, तो दोस्तों एनोड पे क्या होगा कि जो हमारा ये कॉपर है वो क्या करेगा, वो डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में आना शुरू होगा। मतलब कि जो हमारा Cu है यहाँ पे लगा हुआ सॉलिड वाला जो कॉपर है वो क्या करेगा, उसका हमारे पास में एनोड पे क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Cu डबल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली अगर आप दोनों रिएक्शंस को देखोगे तो क्या होगा कि आपका सिंपल से यही हमें दिख रहा है कि हमारा एनोड पे क्या होगा, धीरे धीरे कॉपर जो है सॉलिड है वो डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन में जाएगा। और जो कैथोड क्या करेंगे, कैथोड उसी कॉपर को पिक करके उस पर और ज़्यादा हमारे जो कैथोड है उस पर आके कॉपर आइंस इकट्ठे होते जाएंगे और वो फाइनली एक तरह से क्या होगा, हमें इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर मिल जाएगी। और शायद में एक चीज़ और
कि जैसे कि पहले हमें पता था कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो बिल्कुल वही बात हो रही है, जो हमारा एनोड है देखो कॉपर क्या है, अभी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना गया +2, तो यहाँ पे हो गया ना ऑक्सीडेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हुआ, देखो कॉपर डबल पॉजिटिव स्टेट में है और जब इधर आ गया तो कैसा हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 0, तो मतलब ये क्या हुआ, रिडक्शन। तो बिल्कुल ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, सिर्फ डिफरेंस इतना ही आ जा रहा है कि यहाँ पे जो है आपका वो है एनोड पॉजिटिवली चार्ज और वहाँ पे एनोड होता था नेगेटिवली चार्ज। एक बार फिर से याद दिलवा दूँ आप लोगों को बहुत क्विकली, अगर कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन भूल गया है तो फिर से याद कर लो ये वाला फॉर्मूला, क्या चीज़, ऑयल रिग वाला बता दो ना, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस, मतलब ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर पे पहले 0 था, अभी क्या हुआ, कॉपर डबल पॉजिटिव, मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। और रिडक्शन इन्वॉल्व गेन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर डबल पॉजिटिव फॉर्म में अब कॉपर 0 में आ गया, मतलब कि क्या करा, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसका रिडक्शन हो गया। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब इसके अलावा देखो उसका यूज कहाँ कहाँ पे, तो देखो उसका यूज आपको क्लियरली समझ में आ गया कि अगर कोई हमारे पास इम्प्योर मेटल है और उसको हमें प्योर करना है, मतलब इम्प्योर मेटल भी कैसे, ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उन मेटल्स को क्या करते हैं कि आप केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हम लोग ज़्यादा प्यूरीफाई नहीं कर पाते हैं, तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस के हेल्प से कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, जैसे कॉपर तो मैंने अभी आपको बताया, उसके अलावा आपका कॉपर के अलावा एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम के साथ साथ आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो ये सारे के सारे रिएक्टिव मेटल्स हैं और इनको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से प्यूरीफाई कर लेते हैं। तो ये तो बात हो गई दोस्तों इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलिसिस की। और अब हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, जैसे कि हमने ये देखा कि हमने करंट फ्लो किया, यहाँ से कॉपर क्या हुआ, नेगेटिव जो कॉपर इम्प्योर था वो सॉल्यूशन में आया और फाइनली प्योर कॉपर आके हमारे जो है कैथोड पे आके इकट्ठा हो गया। तो अगर इसमें हम देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, हम लोग करंट पास कर रहे हैं और कुछ अमाउंट ऑफ कॉपर हमें मिल रहा है। तो फैराडे एक साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने 2 लॉ दिए इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड। तो उन्हीं 2 लॉस को हम लोग पढ़ने वाले हैं और फिर आगे 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से लिख लेते हैं इसको, हम लोग कर देते हैं इरेज, कुछ बाद में काम नहीं आने वाला है तो उसको हटाते हैं यहाँ से। और अब लिखते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे ने क्या किया था, 2 लॉ दिए थे, पहला दिया था इसको लिख सकते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ के नाम से जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो उन्होंने क्या बताया था दोस्तों, उन्होंने बताया था द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैपनिंग एट ईच इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। मतलब अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो और उसमें जो सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जितना फॉर्म हो रहा है, जैसे कि अभी पहले हमने देखा था कॉपर जो है कहाँ से आ रहा था, जो अपना एनोड से आके कैथोड पे आ रहा था, तो कैथोड पे कितना कॉपर आ रहा है वो डिपेंड करेगा कि आप कितना करंट या फिर कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो उसमें से। तो कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग किस में लेते हैं, चार्ज में लेते हैं। इसका मतलब सिंपली जो उनकी फर्स्ट लॉ है वो बता रही है कि वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड या फिर वेट ऑफ मेटल जितना खर्च हो रहा है, मतलब कि जैसे कि आपने देखा ना एनोड से जाके कैथोड में जा रहा है, तो कैथोड पे जितना ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है या फिर एनोड पे जितना ज़्यादा कम हो रहा है, उसका वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज क्यू। तो जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक चार्ज दोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका वेट वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर हम लोग और क्या लिख सकते हैं, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो चार्ज को हमें पता है कि जो चार्ज होता है वो उसको हम लोग लिखते हैं IT के बराबर। तो यहाँ पे I क्या है, I है आपका करंट और T क्या है, T है आपका टाइम। अब हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि I को आपको पता ही होगा कि यूनिट्स की एम्पियर होती है और जो टाइम है इसमें आपको हमेशा सेकंड में ही लगाना है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आता है कि हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, मतलब सिंपली चार्ज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें टाइम को ध्यान से जो है करके सेकंड में ही लगाएंगे। और उसकी यूनिट तो आपको पता ही होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, जिसको हम C से भी लिख देते हैं। तो ये हमारी सिंपल सी फर्स्ट लॉ है। उसी के अलावा उन्होंने एक और लॉ दी जिसको बोलते हैं सेकंड लॉ। दोस्तों सेकंड लॉ में फैराडे ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड बाय यूजिंग सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इन प्रोपोर्शन विद देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। तो अब ये केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या है, पहले देखो उसको समझ लेते हैं। तो केमिकल इक्विवेलेंट वेट सिंपली होता है आपका, जैसे E मान लो, ये केमिकल इक्विवेलेंट वेट है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी मैं जो एलिमेंट ले रहा हूँ उसका मेरा मॉलिक्यूलर वेट या फिर मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड
टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू डिपॉजिट इट। जैसे कि अभी देखो, अभी समझो, इससे पहले जो सेल बनाया था उसमें क्या कॉपर था, कॉपर क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर एक्वस से सॉलिड की फॉर्म में बन रहा था। इसका मतलब अगर हम कॉपर के लिए निकालें इक्विवेलेंट वेट किसका, इक्विवेलेंट मास जो है अगर हम कॉपर का निकालें तो वो कितना हो जाएगा, ई फॉर कॉपर हो जाएगा आपका। तो जो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है कॉपर का वो था 63, और उसको हमें रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी थी, वो पड़ी थी 2, तो उसका जो हो गया 63/2, ये इसका क्या होगा, इसका होगा इक्विवेलेंट मास। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि अगर हम लोग सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे 2 अलग अलग इलेक्ट्रोसिटी में यूज़ कर रहे हैं, तो जितना भी वेट फॉर्म होगा उन दोनों सब्सटेंसेस का अलग अलग सेल में, वो क्या होगा, इन प्रोपोर्शन होगा उसके इक्विवेलेंट मास के। मतलब कि अगर हम जैसे W1 W2 मान लो, ये 2 अलग अलग रिएक्शंस में इतना वेट डिपॉजिट हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा, वो होगा उनके इक्विवेलेंट मास की, E1/E2। तो बस इतना सा इन्होंने ये इसको बताया था यहाँ पे। तो उसमें बस सिंपल सा है कि इक्विवेलेंट मास को आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिड्यूस इट। ठीक, तो ये हो गया। तो ये दोनों लॉ हैं, इसमें ज़्यादा और कुछ इतना डिटेल में है नहीं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो आपने यहाँ पे देख ही लिया, इसके साथ साथ एक दो चीज़ों को और समझते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं यहाँ से, और थोड़ा सा फिर से इस चार्ज पे थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अब हमें देखो क्या पता है, हमें ये पता है कि जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर हम उसकी चार्ज की बात करें तो वो कुछ होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहीं पे पास करें तो उसमें कितना चार्ज होगा। तो जैसे ये सब मैं आपको देखो क्यों बता रहा हूँ, पहले ये बता देता हूँ। जैसे कि लेट्स से अभी मैंने क्या दिखाया था कि, या फिर एक काम करते हैं, ये मानते हैं कि हमारे पास में क्या है, सिल्वर आयन है Ag पॉजिटिव। इसे क्या किया हमने, एक इलेक्ट्रॉन दिया और रिड्यूस करके किस में बना दिया, इसको हमने बना दिया सिल्वर सॉलिड में। ठीक है, यहाँ पे ये एक्वस था, यहाँ से भी सॉलिड बन गया। तो यहाँ पे देखो कितनी जरूरत पड़ी कि अगर 1 मोल सिल्वर आयन को हमें 1 मोल सिल्वर में बनाना था, तो हमने क्या किया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास किया। तो बेसिकली हमें क्या देखना है कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, तो क्या होगा, देखो 1 मोल का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसकी हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से। 1 मोल का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, वो कितना होता है 6.023 × 10⁻23 या फिर 6.022 × 10⁻23। इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कुछ 96487 कूलम। इसको हम लोग सिंपली क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 96500 कूलम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन से अगर हम ये देखें कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें चार्ज है 96500 के बराबर। और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, 1 फैराडे। 1 फैराडे या फिर तो 1F सिंपली कितना हो गया, 1F में कितना चार्ज हो गया आपका 96500 कूलम। ठीक, तो आगे की कैलकुलेशन हमें ये काम आने वाला है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि 96500 कहाँ से आता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक इसको हटाते हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में जो दे ही रखा है, वो देखो आपको यहाँ से दिख रहा होगा, मैं अपनी बुक से पढ़ देता हूँ जल्दी से। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, उसमें लिखा है सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो हमें 2 चीजें दे रखी हैं। तो एक तो हमें CuSO4 दे रखा है, उसके अलावा हमें टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 10 मिनट्स। उसके बाद जो हमें करंट दे रखा है आई की वैल्यू क्या दे रखी है 1.5 एम्पियर्स, 1.5 एम्पियर्स। ओके, तो और इसके अलावा हमें क्या दे रखा है 1.5 एम्पियर। तो हमें निकालना है मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, वो है CuSO4 का, और हमें क्या निकालना है, बेसिकली मास ऑफ कॉपर निकालना है, मतलब सी समझ लो आपको W निकालना है। ठीक, अभी तो उसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। दोस्तों ये बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले लिख लेते हैं। देखो टाइम, जैसे कि मैंने बताया था कि टाइम की जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड्स में। तो 10 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 1 मिनट में 60 होते हैं, 10 मिनट में हो गए आपके 600 सेकंड। ठीक, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज पास। तो हमें पता है Q इक्वल टू कितना बताया था अभी हमने, I × T। ठीक है, तो I दे रखी है वैल्यू 1.5 एम्पियर है, और टाइम कितना हो गया 600 सेकंड। ठीक, तो उसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 900 आंसर। 15 6 से 90 होता है, और एक हटा देंगे तो 15 × 60 तो 900। तो ये क्या हुआ 900 कूलम। इसका मतलब जो आपने चार्ज पास किया वो कितना किया 900 कूलम। ये जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई वो भी इतनी। अब देखो ये क्या है CuSO4 है, तो अगर हम इसकी जो कैथोड पे रिएक्शन क्या होगी वो ये होगी कि कॉपर डबल पॉजिटिव प्लस ये कितने 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किससे क्या बना देगा, कॉपर सॉलिड। तो हमें यहाँ पे देखो देखने को क्या मिला कि अगर हमें 1 मोल कॉपर बनाना है तो हमें 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, वो हो गया 2 × 96500।
ठीक, इतना तो बता देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का था 96500 कूलम, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना होगा 2 × 96500। तो इतने कूलम अगर हम चार्ज पास करें तो हमारे पास कॉपर का मास कितना डिपॉजिट होगा, वो होगा 63 ग्राम। 1 मोल कॉपर होता है 63 ग्राम। ठीक, लेकिन अब हम चार्ज कितना पास कर रहे हैं 900 कूलम, तो इसका मतलब क्या करें, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल हो गया। तो अगर हम 1 कूलम चार्ज पास करें तो कितना हो जाएगा आपका 63 डिवाइडेड बाई 2 × 96500। लेकिन हमने एक्चुअल चार्ज कितना पास किया है 900 कूलम, तो 900 कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा 63 अपॉन 2 × 96500 मल्टीप्लाई बाय 900। ठीक, तो उसको आप लोग सब सॉल्व करके देख लेना, मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व किया हुआ है। तो जो इसका आंसर आ रहा है वो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका इधर लिख देते हैं 0.293 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 900 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे CuSO4 के सॉल्यूशन में 600 सेकंड के लिए 1.5 एम्पियर का, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा कॉपर का वो इतना अमाउंट मिलेगा कॉपर का। तो बस यही हमें निकालना था, ये हमने निकाल दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो दोस्तों अब इसको इरेज कर देते हैं और चलते हैं आगे की टॉपिक की तरफ। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब अगर हम जो इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो उसमें हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो दोस्तों ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी। देखो आप लोग अब ध्यान से समझो कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, जैसे कि उसमें क्या होगा कि एक मेटल ऑक्सीडाइज हो, तो उसमें क्या होगा कि हमारा एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक जगह रिडक्शन हो रहा होगा। तो इससे हमें जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कैसा मिलने वाला है, या फिर वो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। पहले चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि द नेचर ऑफ मटेरियल यूज, कि आप जो ले रहे हो मटेरियल वो किस तरह का है। और दूसरे किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज़, कि जो आप उसमें इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हो वो कैसे है। जैसे कि अब बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स कैसे होते हैं, जैसे प्लेटिनम वाले इलेक्ट्रोड हैं वो क्या होते हैं, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। तो वो क्या करेंगे, आपके करंट तो पास करवा देंगे लेकिन उसके अलावा खुद रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। इसके अलावा लेकिन जैसे अगर आपने देखा था कॉपर वाला इलेक्ट्रोड देखा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो रही थी, साथ साथ क्या हो रहा था कि एक इलेक्ट्रोड एकदम पतला होता जा रहा था और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या हो रहा था, फिर कॉपर आके डिपॉजिट हो रहा था, वो मोटा होता जा रहा था। तो इलेक्ट्रोड भी एक रोल प्ले करेगा जो आपका प्रोडक्ट मिलने वाला है उसमें, और जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो भी इसका अपना एक रोल प्ले करने वाला है। तो हम दोस्तों इलेक्ट्रोड को साइड में रखते हैं, हम लोग सिर्फ बात करते हैं कि जो हम मटेरियल ले रहे हैं वो कैसे करेगा। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें समझाने वाला हूँ। हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं NaCl का। हम लोग क्या कर रहे हैं, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और उससे प्योर सोडियम बनाएंगे। ठीक, तो ऐसे ही जब हमारा जो सोडियम होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, तो उसको जो प्यूरीफाई किया जाता है, जैसे मेटलर्जी वगैरह में अगर आप पढ़ोगे तो वो इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से ही किया जाता है। तो उसमें अब आपको देखो मैं दो केस बताने वाला हूँ। पहला हम यहाँ पे लेते हैं NaCl। ये कैसा NaCl है, ये है आपका मॉल्टन स्टेट का NaCl। मॉल्टन से मतलब क्या हुआ आपका, मॉल्टन मतलब पिघला हुआ। जैसे कि NaCl सॉलिड रहता है, उसको आप थोड़ा सा हीट करो तो वो पिघल जाएगा, तो ये मॉल्टन NaCl है। दूसरा हम इसी के रेस्पेक्ट में एग्जाम्पल लेंगे एक्वस NaCl का, मतलब NaCl इसको पानी में डिजोल्व करती है। तो पहले मॉल्टन NaCl की बात करते हैं। तो देखो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इसमें जो कैथोड पे रिएक्शन होगी वो कैसी होगी, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सोडियम प्लस है वो क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें चेंज हो जाएगा, सोडियम सॉलिड में। ठीक, इसके अलावा इसी के जो एनोड होगी उस पर क्या रिएक्शन होगी पता ही आपको, एनोड का होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, क्लोरीन का। तो जो Cl माइनस है, जैसे NaCl से क्या बना आपका Na प्लस और Cl माइनस। ठीक, तो जो Cl माइनस है वो क्या करेगा, वो आपका एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा यहाँ पे, और इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा आपका क्लोरीन गैस। ठीक है, हाफ Cl2, और ये कैसा हो गया, ये बन गया आपका गैस। तो मैंने यहाँ पे हाफ इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने एक क्लोरीन लिया था। तो बेसिकली अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को देखेंगे अपना, तो कितना हो जाएगा Na प्लस Cl। देखो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको बचेगा कितना, सोडियम सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, आपको क्या हुआ, प्योर सोडियम मिल गया सॉलिड वाले फॉर्म में। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस। अब ये तो अपने बहुत अच्छे से एकदम बढ़िया से करके समझ में आ गया। अब हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं, हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें कि हम लोग NaCl जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम लोग एक्वस फॉर्म में। NaCl कौन से फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर भी है आपके साथ में, NaCl के साथ में पानी भी है। अब देखो फिर से भाई कैथोड वाली अगर रिएक्शन लिखे हम,
तो कैथोड वाली रिएक्शन पे क्या होगा कि एक तो आपका ये सोडियम ही होगा, जो सोडियम है, और आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना लिया, सोडियम मेटल, Na सॉलिड। लेकिन इसके साथ साथ अब देखो वाटर है, तो वाटर में भी क्या होता है, H आयन होता है और OH माइनस आयन होता है। तो जो H आयन होगा, H पॉजिटिव होगा, वो भी कॉम्पीट करेगा यहाँ पे कैथोड पे आने के लिए, क्योंकि वो भी तो एक क्या है, आपका कैटायन ही है, एक पॉजिटिव चार्ज आयन ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, वो आपको क्या बना सकता है, हाफ हाइड्रोजन गैस बना सकता है। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे कि कौन सी रिएक्शन होगी, ये हम लोग कैसे डिसाइड करें। तो हम लोग डिसाइड करें क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी पता है कि कौन सी रिएक्शन होने वाली है। आपको याद करो पुरानी वीडियोस में मैंने आपको क्या बताया था, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैथोड है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो बेसिकली अगर हम दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देख लें दोनों का, तो हमें पता चल जाएगा कौन सी रिएक्शन ज़्यादा फेवर करेगी यहाँ पे, कौन सी रिएक्शन इन दोनों के कंपैरिजन में होगी। तो अगर हमें इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें E0 और इसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, तो इसका जो है वो है आपका -2.71 वोल्ट और इसका जो है वो है 0, क्योंकि हाइड्रोजन वाला है। तो यहाँ पे इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है 0, इसका है इतना। तो आपको क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, वो है इसका ज़्यादा, क्योंकि देखो जिसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे रिडक्शन को शो करेगा। तो इसका मतलब हमारी यहाँ पे कौन सी रिएक्शन फेवर करेगी, रिएक्शन हमारी फेवर करेगी यहाँ पे ये वाली, कौन सी वाली, हाइड्रोजन वाली। यहाँ पे सोडियम वाली रिएक्शन फेवर नहीं करने वाली है। और दोस्तों जो H प्लस आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है वाटर से। इसका मतलब अगर हम लोग क्या दिखाएं, देखो वाटर से ही क्या हो रहा है कि H2O अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, H प्लस OH माइनस। तो अगर हम इन नीचे की दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर दें तो हमारे पास कंबाइंड रिएक्शन क्या बनेगी, देखो यहाँ पे क्या होगा, आपका H प्लस से H प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिएक्शन बचेगी वो ऐसे बचेगी, H2O प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, उससे हमें क्या मिलने वाला है, उससे हमें मिलने वाला है हाफ H2 हाइड्रोजन गैस प्लस OH माइनस। तो ये जो रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन हुई हमारे कैथोड के लिए। तो कैथोड की रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह कहीं पे लिख देते हैं। तो हम इस सबको इरेज करते हैं। तो ये आप समझ गए कि ये वाली रिएक्शन होगी नहीं, रिएक्शन कौन सी होगी, हाइड्रोजन वाली। और हाइड्रोजन में भी कौन सा होगा, क्योंकि ये वाटर से बनना था। तो ये फाइनल रिएक्शन है जो कि होने वाली है कैथोड पे। तो हम सबको इरेज करते हैं और सिर्फ कैथोड की रिएक्शन को छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो जो है कैथोड की रिएक्शन को लिख लेते हैं ऊपर। तो जो रिएक्शन कैथोड पे होने वाली है वो क्या है, यहाँ से उठा के लिख सकते हैं। देखो वो है आपकी वाटर, H2O प्लस एक इलेक्ट्रॉन, क्या बनने वाला है उससे, हाफ H2 प्लस OH माइनस। ठीक, तो ये बात हो गई आपकी कैथोड की खत्म। अब बात करते हैं एनोड की। तो एनोड पे क्या क्या हो रहा होगा, लिख लेते हैं एट एनोड। देखो एनोड पे भी क्या होगा, एक तो वही होगा अपना Cl माइनस होगा, Cl माइनस वही करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, Cl माइनस बनाना चाहेगा, हाफ क्लोरीन मतलब क्लोरीन गैस प्लस एक इलेक्ट्रॉन हटा देगा यहाँ से। और दूसरी तरफ क्या होगा, वाटर जो खुद को ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा। तो देखो वाटर खुद को कैसे ऑक्सीडाइज कर सकता है, वो ऐसे कर सकता है कि अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा एरो आगे लगा देते हैं तो कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें ऑक्सीजन की अगर हम बात करूँ, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है आपका -2, ठीक है। और हाइड्रोजन का क्या होता है, +1 होता है। तो पता है ये बैलेंस हो गया। अब ये क्या करेगा, इससे क्या बना लोगे आप, इससे बनेगा आपको ऑक्सीजन गैस O2। तो हाफ O2 ये रहेगी गैस के फॉर्म में, प्लस अब क्या बचा इसमें से, इसमें देखो O2 चला गया तो H बचा, तो मतलब वो कैसे रह जाएगा, 2H पॉजिटिव फॉर्म में रह जाएगा। और यहाँ पे देखो क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या है, हाइड्रोजन का तो यहाँ पे भी +1 था, यहाँ पे भी +1 है। ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 था, यहाँ पे कितना हो गया, 0। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। तो यहाँ पे ये 2 हो गए। अब इसको फिर से वही वाली बात आती है कि कौन सी रिएक्शन में से फेवर करेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, इनका फिर से वही रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर कर लेते हैं। और इस बार क्या होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा वही रिएक्शन फॉलो करेगी। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एनोड पे हैं और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल उतना अच्छा ऑक्सीडेशन। तो दोनों को लिख लेते हैं। जो ऊपर वाली है इसका जो E0 सेल आएगा वो है आपका 1.36 वोल्ट, और जो ये नीचे वाली रिएक्शन है इसका जो आएगा वो आएगा आपका 1.23 वोल्ट। तो इसमें से आप क्या देख रहे हो कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम है, वो है नीचे वाले हाइड्रोजन का। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला ऑक्सीडेशन ज़्यादा अच्छे से शो करेगा एज कम्पेयर टू दिस। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, वो है आपकी ओवर पोटेंशियल। अभी ओवर पोटेंशियल क्या होता है, पहले इसको समझो। देखो यहाँ पे अब हमें देख के क्या लग रहा है कि अगर हमारे पास इतना भी इतने वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो आराम से ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन शो कर देगा। इसको क्या करेगा, ये इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि ये एक्चुअली जो दिख रहा है हमें वो
होता नहीं है वैसा। थर्मोडायनेमिकली लग रहा है कि 1.3 वोल्ट पे आके ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी। इस चीज़ को बोलते हैं ओवर पोटेंशियल, मतलब कि देखने में लग रहा है कि इतने पे पोटेंशियल पे हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल जो रिएक्शन हमें होते हुए लगेगी वो और ज़्यादा वोल्ट पे होते हुए लगेगी। तो ओवर पोटेंशियल होने की वजह से क्या होगा कि ये वाली रिएक्शन हमारी फेवर करेगी। कौन सी? ऊपर वाली। देखो फिर से समझ लो कि यहाँ पे लग रहा है कि 1.3 वोल्ट पे ये रिएक्शन होगी, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। आपको कोई भी कुछ भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी अगर आप यहाँ पे क्या करोगे 1.323 वोल्ट यूज़ करोगे। इसका मतलब आपको इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका ये वाली ऊपर वाली जो रिएक्शन है वो इससे ज़्यादा आसानी से हो जाएगी, क्योंकि ओवर पोटेंशियल की वजह से इसको आपको और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, और ये उससे पहले ही इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, और ये उससे पहले ही हो जाएगी। इसका मतलब हमारी एनोड पे कौन सी रिएक्शन प्रेफर हुई? ऊपर Cl वाली। तो हम क्या करते हैं, इस वाली रिएक्शन को हटा देते हैं, वाटर वाली को, और अब क्या करते हैं, सबको कर देते हैं कंबाइंड। तो कैथोड, एनोड, और स्टार्टिंग में हमारे पास में क्या था? एक्वस NaCl था। एक्वस NaCl कैसा था? NaCl, वो क्या दे रहा था हमें? Na+ और Cl-। ये तो हमें एक्वस NaCl से मिल रहा था। हम क्या करते हैं, तीनों रिएक्शन को कर देते हैं कंबाइंड, और फिर देखते हैं क्या क्या बनता है हमारे पास में। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, Cl से Cl कैंसिल हो जाएगा। ओके, उसके अलावा क्या है, देखो एक इलेक्ट्रॉन से ये एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और कुछ बचा नहीं, तो लिख लेते हैं। तो देखो क्या हुआ हमारा फाइनल रिएक्शन, NaCl प्लस इधर क्या बचा, वाटर बचा। उससे हमें क्या मिला? उससे हमें मिला हाफ हाइड्रोजन, हाफ H2 प्लस OH माइनस प्लस हाफ Cl2 प्लस सोडियम पॉजिटिव। तो ये क्या हुई? ये रिएक्शन हुई आपकी जब आपने क्या किया था, NaCl जो लिया है वो लिया है एक्वस। तो आप लोगों को देखो कितना डिफरेंस आ गया। एक जगह आपने मोल्टन NaCl लिया था, वाटर नहीं था, कोई कंपटीशन नहीं था, तो आराम से आपका क्या हुआ, सोडियम आपको मेटल बन गया, और क्लोरीन एज अ गैस बाहर से, क्लोरीन एज अ गैस वहाँ से निकल गया। लेकिन जैसे ही आपने एक्वस NaCl लिया, इसका मतलब आपने मटेरियल जो यूज़ कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, अब थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, और उसी डिफरेंट जो मटेरियल डिफरेंट हुआ, उसी की वजह से आपको क्या हुआ, एक डिफरेंट रिएक्शन कंप्लीटली देखने को मिल गई। अब जो आप NaCl चाहते थे अपना सॉलिड फॉर्म में, वो नहीं मिला आपको, सिर्फ NaCl किस में मिलेगा, एक्वस फॉर्म में ही मिलेगा। तो यही हमारा रीज़न है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिफर कर सकता है अगर आप मोल्टन स्टेट में ले रहे हो या आप एक्वस स्टेट में ले रहे हो। तो ये सिर्फ एग्जांपल था सोडियम के लिए, यही आपकी बुक में दे रखा है NaCl के लिए, तो वो मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया। इसी के साथ साथ एक और दे रखा है उन्होंने कि अगर आप H2SO4 है उसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे भी देखो वो भी देख लेते हैं, बहुत छोटी सी रिएक्शन है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो सब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं किसका, H2SO4 का। तो यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं कि हमारे एनोड पे क्या होगी, एट एनोड। अब देखो एनोड पे कौन सा स्पीशीज जाएगी, एनोड पे जाएगी आपकी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। ठीक, तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज क्या बनेगी यहाँ पे, HSO4 माइनस। देखो H2SO4 से क्या होगा कि H2H पॉजिटिव प्लस HSO4 डबल नेगेटिव। तो इसका मतलब हमारे पास में एक तो HSO4 डबल नेगेटिव आ गया, और दूसरी रिएक्शन कौन, और क्योंकि ये किस में हो रहा है, वाटर में हो रहा है, तो वाटर में होने का मतलब क्या है कि हमारे पास में वाटर रहेगा, वो भी एनोड पे जाने की कोशिश करेगा ऑक्सीडेशन के लिए। तो पहले लिख लेते हैं, वाटर के लिए लिख लेते हैं, जैसे हमने अभी लिखा था। तो हमने क्या पढ़ा था, H2O था, H2 से हमने क्या पढ़ा था, हमारा बन रहा था देखो हाफ O2 बन रहा था, प्लस क्या बन रहा था 2H पॉजिटिव, और ऑक्सीजन का हमने देखा ही था यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितने रहे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक ये बन रहा था हमारे पास में, और इसका हमें E0 साइड भी पता था, वो कितना था, माइनस का 1.23 वोल्ट। ठीक, तो ये दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा हमारा देखो SO4 डबल नेगेटिव। SO4 डबल नेगेटिव जब यहाँ पे जाएगा तो ये क्या होगा, थोड़ी देर के लिए इसको 2 लगा देते हैं यहाँ पे। तो अब ये क्या करेगा, ये आपका बना देगा S2O8 डबल नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, तो हमारे दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, देखो पहले क्या था कि SO4 सल्फेट पे -2 चार्ज था, अब क्या हुआ 2 सल्फेट एक साथ आ गया, चार्ज फिर भी -2 रहा, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकले। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे क्या, ऑक्सीडेशन हो गया फिर से, और इसकी जो E0 वैल्यू है वो उससे थोड़ी सी कम है, वो है आपकी -1.96 वोल्ट। ठीक, अच्छा, और ये और देख लेते हैं, इसका जो नाम होता है आपका परऑक्सी डाइसल्फेट, परऑक्सी डाइसल्फेट, मतलब यहाँ पे जो सल्फेट है वो O बॉन्ड O से, मतलब एक परऑक्साइड वाले बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो वो परऑक्सी डाइसल्फेट है। तो ये जो परऑक्सी डाइसल्फेट है, तो यहाँ पे आप हमने देख लीजिए ये 2 रिएक्शन हो रही है। अब इसमें इसके हिसाब से आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, देखो इसका जो है ज़्यादा नेगेटिव है, कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन पहले होना चाहिए। लेकिन अब होता क्या है कि अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका ये वाली ऊपर वाली रिएक्शन प्रेफर करेगी, कब,
जब ये डाइल्यूट होगा। देखो डाइल्यूट होगा इसका मतलब क्या होगा कि हमारे वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये वाली रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, ये वाली आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो क्या होगा, वाटर कम है, ये ज़्यादा है, तो ये वाली रिएक्शन प्रेफर करेगी। तो ये शायद आपके बोर्ड एग्जाम्स में तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन होता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर वो देते हैं कि H2SO4 है, एक डाइल्यूट देते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड देते हैं, फिर पूछें कि आपके जो पर्टिकुलर एनोड पे कौन सी रिएक्शन फेवर करेगी, तो उस टाइम के लिए आप लोग याद रख सकते हो। बाकी इससे ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो उसको दोस्तों इरेज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक से पहले आई थिंक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। दोस्तों मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ अपनी एनसीईआरटी से, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टाइम हमारा 2 घंटे दे रखा है, करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर, बस दो चीज़ें दे रखी है। करंट हो गया हमारा मतलब आई की वैल्यू हो गई 0.5 एम्पियर, ठीक है, और टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 2 आवर्स, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अभी निकाल देते हैं, नहीं तो बहुत ही सिंपल हो गया। तुम्हें पता है फिर से भाई चार्ज का यूनिट Q इक्वल टू कितना होता है, IT। तो चार्ज बराबर होता है IT, आई हमें कितना दे रखा है 0.5, और T क्या है हमारा टाइम। अब देखो टाइम को क्या 2 घंटे दे रखा है, लेकिन मैंने क्या बताया था, हम लोग किस में लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे टाइम को सेकंड्स में। तो कर लेते सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 घंटे में होता है अपना 3600 सेकंड्स, तो ये हो जाएगा इसका। अब देखो ये क्या है 0.5 मतलब हाफ है, और ये 2 है, तो उसका आंसर क्या जाता है 1, तो उसका सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा 3600 कूलम, ठीक। और देखो हमें इसके साथ साथ क्या पता है, हमें पता है कि जो एक हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो चार्ज ऑन वन सिंगल इलेक्ट्रॉन वो होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये क्या एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ये हमें पता ना टोटल चार्ज है, तो अगर हम इसको उससे डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3600 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब देखो क्या होगा, ये -19 ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3600 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6, ठीक है। तो उसको अभी डिवाइड करके देख लेते हैं, आप लोग भी डिवाइड करके देख लेना खुद से। मैं अपने फ़ोन में कर लेता हूँ जल्दी से डिवाइड। 3600 डिवाइडेड बाय 1.6, तो आंसर आएगा आपका 2250 इंटू 10⁻⁹, मतलब हम इसको और शॉर्ट में लिख दें तो 3 ले आए तो 2.25 इंटू 10⁻⁴ कितना बड़ा 1 2 3, मतलब 19 और 3 कितना आया आपका 22, 10⁻22। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इतना करंट पास कर रहे हैं 2 घंटे के लिए 0.5 एम्पियर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास होंगे 2.25 इंटू 10⁻22। तो ये आपका आंसर हो गया, देख लो आप इसको यहाँ से। इसको दोस्तों अब इरेज कर देते हैं। एक और क्वेश्चन है, जल्दी से उसको और देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, डाइक्रोमेट प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 2 chromium triple positive ion plus 7 H2O. Okay, what is the quantity of electricity in coulomb needed to reduce 1 mole of dichromate? तो दोस्तों एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक ये खतरनाक सी रिएक्शन दे रखी है हम लोगों को पागल बनाने के लिए। तो हम लोग बिल्कुल भी पागल बनने वाले नहीं है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। देखो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन में ऐसे ही समझ लो कि जो हमारा डाइक्रोमेट है मतलब Cr2O7 ठीक है, इसको उन्होंने बताया कि अगर हमें जो है 1 मोल बनाना है ये, तो हमें क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी कितने लगने वाली है। तो अब देखो रिएक्शन में ही देख लो, आपको 1 मोल डाइक्रोमेट के साथ में कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। इसका मतलब हमें क्या हुआ कि 1 मोल हमें क्या बनाना है, अगर हमें बनाना है 1 मोल डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7 तो हमें कितने लग रहे हैं, हमें लग रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो और हमें पता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज कितना होता है, 1 फेरेट के बराबर कितना होता है 96500, और उसमें कितने टोटल 6 मोल हैं, तो उसके 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा 579 और 000। तो उसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, अगर डेसिमल इधर ले आए 5.79 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, देखो 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 कूलम। तो इतना चार्ज चाहिए अगर हमें 1 मोल डाइक्रोमेट को क्या करना है, डाइक्रोमेट बनाना है हमें। तो बस हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल सा था, यहाँ पे बात होती है इसकी खत्म। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आगे हम लोग बात करेंगे बैटरीज के बारे में, और बैटरीज के बाद में हम लोग बात करेंगे फ्यूल सेल के बारे में, और फ्यूल सेल के बारे में फाइनली कोरोजन, और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो पहले देखो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बैटरीज से। अब बैटरीज में भी क्या होता है कि हमारे पास में बैटरीज होती है 2 टाइप की,
हाँ, वो कौन कौन सी बैटरीज होती हैं? देखो पहली जो हमारी कहलाती है वो कहलाती है आपकी प्राइमरी बैटरी, और दूसरी कौन सी कहलाती है? दूसरी कहलाती है सेकेंडरी बैटरी। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर लेंगे आराम से। पहले थोड़ा सा और समझते हैं बैटरीज के बारे में। तो आप देखो सभी लोग जानते हो बैटरीज क्या होती है। बैटरी सिंपली क्या होती है? एक सेल हो सकता है या फिर एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज। जैसे कि अगर आप लोग लैपटॉप्स का के बारे में लोग पूछते हैं कि इसमें कितने सेल की बैटरी है, 2 सेल की बैटरी है, 3 सेल की बैटरी है या 6 सेल की बैटरी है, तो मतलब क्या हुआ कि सेल्स को इन्होंने सीरीज में लगा दिया और पूरी एक बैटरी बन गई। तो एक सिंगल सेल भी एक बैटरी है, या फिर एक सेल्स को सीरीज में लगा दो तो भी वो बैटरी है। तो प्राइमरी बैटरी का मतलब क्या होता है? प्राइमरी बैटरी उसको मतलब ऐसे बैटरी जिनमें क्या होगा कि अपना वो आपको रहेंगे भाई, आपके गैल्वेनिक सेल्स रहेंगे, आपको केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उनकी क्या होगी? एक फिक्स लाइफ होगी। हम लोग क्या करते हैं, रिमोट में हमने जो सेल्स डाल के रखे हैं वो क्या कहते हैं? सेकेंडरी बैटरीज की जैसी होती है। उसमें क्या होता है कि भाई एक बार आपने रिमोट में सेल डाल दिए, हो सकता है 1 साल 2 साल आपके चलेंगे और उसके साथ में क्या होगा? बैटरी डेड हो जाएगी और आप उसको सिंपली उसको फेंक दोगे और दूसरा सेल डाल दोगे उसके अंदर लाके। तो ऐसी बैटरीज कहलाती है प्राइमरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी कौन सी होती है? ऐसी बैटरी जिनको आप दोबारा से चार्ज कर सको, जैसे कि आपके सेलफोन की बैटरी, या फिर जैसे घर में इन्वर्टर लगा है वो वाली बैटरी, या फिर बाइक और कार में या फिर ट्रक में जो बैटरी से लगी रहती है वो वाली बैटरी। तो उनमें क्या होता है कि बैटरी यूज़ भी करते हैं हम लोग और उसके बाद उसको दोबारा चार्ज भी कर लेते हैं, तो फिर यूज़ होने लगती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप उसको मल्टीपल टाइम्स चार्ज कर सकते हो और मल्टीपल टाइम डिस्चार्ज कर सकते हो। तो वो बैटरी है सेकेंडरी बैटरी। तो हम दोनों ही बैटरीज की बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं प्राइमरी बैटरी। ओके, तो सबको हटा देते हैं। पहला हमारी बात है प्राइमरी बैटरी। सब देखो प्राइमरी बैटरीज में, तो प्राइमरी बैटरीज हम लोग दोस्तों बात करेंगे ड्राई सेल की। ड्राई सेल या फिर इसको लैग्रांजे सेल भी बोलते हैं। शायद स्पेलिंग सही लिखी है मैंने, नहीं लिखी हो तो अपनी सब लोग बुक से देख लेना। तो देखो ड्राई सेल कैसे होता है? ये वही सेल है जो आप सभी लोगों ने अपने घर में देखा है। मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का सेल रहता है। यहाँ पे एक कंटेनर के जैसा है। बीच में क्या होता है? बीच में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगी होती है। इलेक्ट्रोड किसकी होती है? वो मोस्टली होती है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड लगी हुई है और कुछ इस तरह से बना देते हैं। और क्या है, यहाँ पे जो इसका आउटर कंटेनर है वो बना हुआ है जिंक से, मतलब जो बाहर वाला कंटेनर है वो बना है जिंक का। उसके अलावा क्या है, इसके अंदर जो है यहाँ पे कुछ चीज़ फिल्ड है इस पोर्शन में, ठीक है। वो क्या क्या है वो यहाँ लिख देते हैं। वो है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। उसके अलावा क्या क्या है, इसमें अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, और क्या है आपके पास में ZnCl2 है, जिंक क्लोराइड। तो ये सब है इसमें। अब देखो उसमें होगा क्या, ये सब तो है ही। उसके ऊपर क्या है, इसके अलावा क्या है, यहाँ पे एक मेटेलिक कैप लगा होता है। अगर आपने पुरानी बैटरीज देखी हो, और नीचे ये था, तो ये बिल्कुल सेल बन गया। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, इवन इसको बहुत सारे हम लोग क्या कहते हैं बचपन में इसको तोड़ के भी देखते थे, तो अंदर ही से ये जो है ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड बाहर निकल के आता था। तो इसको तो लिख लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो जिंक है हमारा, जिंक का आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जिंक एज एन एनोड एक्ट करेगा। तो लिख लेते हैं, तो एनोड पे क्या होगा हमारा, एट एनोड जिंक हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? Zn डबल पॉजिटिव में, प्लस कितने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये तो बात एनोड की हो गई। अब कैथोड पे देखो क्या रिएक्शन होगी। वहाँ पे क्या है, हमारा जो MnO है इसको हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो जो हमारा MnO2 है इसको हम लोग रिड्यूस करके इसमें कर देंगे। देखो ध्यान से देखना, MnO और A को हटा के क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। अच्छा, अब आप लोग सोचोगे रिड्यूस कैसे हुआ, तो देखो रिड्यूस ऐसे हुआ। ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन का, -2। 2 ऑक्सीजन है, कितना हुआ, -4। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना हुआ, +4। यहाँ पे लगाओ, देखो OH पे क्या होता है, सिंगल माइनस चार्ज होता है। सिर्फ एक ऑक्सीजन पे कितना हुआ, -2। तो -1 और -2 कितना हुआ, -3। इसका मतलब यहाँ पे जो Mn है उस पर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया उसका +3। तो क्लियरली आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट में कम हुई है। इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया है। जब इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया, ठीक। तो उसने देखो कितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा, +4 से +3 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा चलो, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन आप सोचोगे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये कहाँ से आ गया, तो ये आया आपका अमोनियम क्लोराइड से। देखो NH4Cl है, ये भी आयनिक कंपाउंड है। इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो हमने क्या किया, यहाँ का NH4 पॉजिटिव यहाँ लिख लिया। तो देखो अभी क्या हुआ, NH4 पॉजिटिव, तो इसने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया, ये बना लिया। अच्छा, यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा इसका अमोनिया NH3, ठीक। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन। चाहो तो आप देखो यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप एक ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हो दोनों को ऐड करके। तो उसे नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें बस समझ में आ गया कि हमारा जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, MnO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और इसके अलावा क्या हुआ, यहाँ पे देखो अमोनिया बन रही है। अब आप सब लोगों को पता है अमोनिया एक गैस है। अब आप क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि ऐसे एक सेल के अंदर अगर एक गैस बन रही है तो धीरे धीरे हो सकता है कभी ऐसा ना हो कि गैस बहुत ज़्यादा बन जाए और जो है सेल को
तोड़ दे या फिर सेल में ब्लास्ट हो जाए, तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। जो अमोनिया बनते हैं वो क्या कर लेती है, वो रिएक्शन कर लेती है अपने जिंक के साथ में जाके और क्या बना लेती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेती है। कौन सा बना लेती है, Zn। तो ये इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ आपका टेट्रामोनियम जिंक। और इसके नाम को कैसे हमने लिखा, वो जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की नेमिंग। तो बेसिकली बस आपने ये देख लिया, जो गैस है वो फ्री नहीं बची, उसने क्या कर दिया, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लिया, किसके साथ में, जिंक के साथ में। ठीक, तो ये हो गया आपका ओवरऑल ड्राई सेल के बारे में। इसका जो वोल्टेज कैपेसिटी होती है वो होती है कुछ 1.5 वोल्ट। और यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो कि क्या होगा कि एक टाइम पे धीरे धीरे करके देखो जिंक क्या सॉलिड है, सॉलिड से कितने आयनिक फॉर्म में आ रहा है, आयनिक फॉर्म में आने के बाद ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो जिंक जब आयनिक फॉर्म में आता रहेगा तो धीरे धीरे जिंक क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। एक टाइम पे ऐसा होगा कि जिंक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब जिंक बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो ये क्या हुआ, उसी टाइम पे ये बैटरी या उसी टाइम पे ये जो सेल है वो डेड हो जाएगी। मतलब उसके बाद में ये बिल्कुल भी करंट प्रोवाइड नहीं करेगी और हम लोग क्या करेंगे, उसको उठा के फेंक देंगे और एक नया सेल और खरीद के ले आएंगे। तो ये बात थी ड्राई सेल की। अब ड्राई सेल में देखो एक और सेल है जो आप लोगों ने देखा होगा, वो भी, उसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरी सेल। वो भी लिख देते हैं, सिंपल सा है, जल्दी समझ में आ जाएगा। मर्क्यूरी सेल, देखो मर्क्यूरी सेल का आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ये सिंपल सा वही ऐसे सेल है जिसमें और भी कम ज़्यादा करंट जाता है। जैसे कि हम लोग जो अपने घड़ी वगैरह में सेल डालते हैं वो वाला होगा, जो रिस्ट वॉच में या फिर जो हियरिंग एड जो लोग कान में लगाते हैं उसमें जो सेल पड़ता है वो कहलाता है हमारा मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल देखने में बहुत ही सिंपल है, वो आपको दिख ही गया होगा यहाँ पे। तो उसकी मैं रिएक्शन लिख के बता देता हूँ, उसमें भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है दोस्तों मर्क्यूरी अमलगम, मतलब ये हो गया ZnHg। ठीक है, ये मर्क्यूरी अमलगम मतलब एक अलॉय हो गया मर्क्यूरी का जिंक के साथ में। और उसके साथ में और क्या क्या होता है, और होता है आपका मर्क्यूरी ऑक्साइड H। तो इन्हीं दोनों की आप रिएक्शन करके दिखा देते हैं। तो देखो क्या होगा, तो एट एनोड पे क्या होगा, एनोड पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो ये ZnHg है ये क्या करेगा, वाटर भी उसमें पहले से प्रेजेंट रहेगा तो उसके OH माइनस से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा आपका जिंक ऑक्साइड ZnO। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा H2O। ठीक, और उसके अलावा आपने क्या देखा कि यहाँ पे जिंक क्या है, देखो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जिंक के साथ में जो मरकरी है ना, तो ये इस रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ जिंक का ही पार्ट आ रहा है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। यहाँ पे कितनी हो गई, देखो +2। जब +2 को, इसका मतलब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और बनेंगे। और मरकरी को हम एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिंक की बात कर रहे हैं, एनोड की बात हो रही है। अब हम जब कैथोड की बात करते हैं फिर उस पर लेंगे। तो एट कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, वो होगा आपका HgO का, HgO प्लस H2O। तो इससे अब देखो क्या होगा, हमारा जो HgO है उससे हम लोग बना लेंगे Hg। अब देखो यहाँ पे क्या था, ये ऑक्साइड के फॉर्म में था, सॉल्युबल फॉर्म में था। ये क्या हो जाएगा आपका Hg सॉलिड, मतलब जो मर्क्यूरी है वो सॉलिड नहीं होता, मर्क्यूरी हमेशा लिक्विड होता है। तो ये बन जाएगा Hg लिक्विड यहाँ पे। और उसके अलावा देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑक्सीजन बच गया और एक यहाँ पे वाटर ऑलरेडी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2OH माइनस। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीजन स्टेट लिक्विड बन गया तो 0 होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितना था, +2। इसका मतलब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं। ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो सिंपल ही हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके अलावा 2OH माइनस से 2OH माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। वाटर से वाटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, वो बचेगा आपका ZnHg। फिर से भाई इस Hg को हम लोग बैलेंस करने के लिए काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए ये, प्लस HgO। उसके लिए बचेगा हमारे पास क्या, ZnO प्लस मर्क्यूरी। तो ये इसकी सिंपल सी रिएक्शन है। इसका जो है वोल्ट होता है वो होता है कुछ 1.35 वोल्ट के आसपास ये बैटरी पोटेंशियल प्रोवाइड कर सकती है, पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको पता ही है कहाँ का यूज़ होती है। तो दोस्तों यहाँ प्राइमरी बैटरीज का पोर्शन हो जाता है खत्म। अब हम चलते हैं सेकेंडरी बैटरीज की तरफ। और सेकेंडरी बैटरी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि सेकेंडरी बैटरीज मतलब ऐसे बैटरीज जिनको एक बार आप लोग क्या कर सकते हो, उनको एक बार यूज़ करने के बाद आप चार्ज भी कर सकते हो। और ऐसा हम लोग कई बार कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सेकेंडरी बैटरी। और सेकेंडरी बैटरी का अपना एग्जाम्पल है वो है लेड स्टोरेज, उसका एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी। वो भी लिख देते हैं यहाँ पे, क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये भी बैटरी सिंपल सी है। इसमें आपका जो एनोड पे रहेगा, एनोड पे जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पे रहेगा लेड। और कैथोड पे क्या रहेगा, वो रहेगा आपका लेड ऑक्साइड PbO2। उसके अलावा इसमें क्या होगा, इसमें 38% आपका रहेगा H2SO4, मतलब एक डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन रहेगा इसके बीच में। तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है। एनोड पे क्या होगा, रिएक्शन लिख देते हैं जल्दी से।
तो इस पर जो क्या होगा, उस पर हमारा जो लेड रहेगा पीबी, वो किससे रिएक्शन कर लेगा, वो H2SO4 के SO4 डबल नेगेटिव से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, वो बना लेगा आपका PbSO4 लेड सल्फेट। अच्छा अब देखो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, SO4 का डबल माइनस होता है तो Pb का कितना होगा, डबल पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और जो SO4 आया वो कहाँ से आया, वो आपका आया H2SO4 से। अच्छा इसके अलावा आप देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +2 है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये तो हमारी एनोड की बात हो गई। अब हम नीचे क्या लिख देते हैं, कैथोड पे लिख देते हैं। तो एट कैथोड क्या हो रहा होगा, ये एट एनोड था, ये एट कैथोड, उसमें हमारा क्या PbO2 है हमारे पास में, वहाँ पे भी क्या होगा कि फिर से वही SO4 डबल नेगेटिव से रिएक्शन करके बनाएगा फिर से वही PbSO4। अच्छा देखो अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे Pb अगर हम O2 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन का फिर से वही -2 होता है, 2 ऑक्सीजन होगा मतलब -4। तो लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे वो आई +4, यहाँ पे कितनी आ रही है, वो आएगी +2। तो ये भी देख सकते हो आप कि वो ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हो गई, मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया हमारा, ये हो गया रिडक्शन। ठीक, ये इधर ऑक्सीडेशन हुआ था, ये रिडक्शन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, 2, तो यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। और उसके अलावा आप देखो इसमें एक चीज़ और आएगी हमारे पास में कि ये O है वो कहाँ गया, तो हमने SO4 तो लगा दिया, बट Pb के साथ में 2 ऑक्सीजन थे वो कहाँ गए, तो उसके बदले में हम क्या बना देंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, 2H2। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, फिर आप बोलोगे हाइड्रोजन कहाँ से आए, तो वो हाइड्रोजन आए हमारे पास में H2SO4 से। H2SO4 का देखो सल्फेट यूज़ किया था, उसी के हमने हाइड्रोजन यूज़ कर लिया। तो एक इसमें 2 होते हैं, हम 2, एक H2SO4 में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें ये जो आएगा आपका वो 4H पॉजिटिव, 2 मॉलिक्यूल्स इतना मिल जाएगा हमें। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने 4H लगा दिया है। तो अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन में देखो क्या क्या होगा आपका, यहाँ पे देखते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, देखो क्या होगा, Pb प्लस PbO2। उसके अलावा देखो ये SO4, एक यहाँ पे SO4, 2 SO4 हो गए और 4 हाइड्रोजन हो गए, तो मतलब यहाँ पे कितना बन गया, 2H2SO4। 2H2SO4 देखो ये भी बैलेंस हो गया। उसके अलावा यहाँ पे पता ही आपको 2 PbSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल रिएक्शन। ठीक, अब देखो इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये रिएक्शन तब होगी जब आप क्या कर रहे हो, इस बैटरी से करंट ले रहे हो, मतलब इस बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हो। एक बार ये बैटरी का क्या होगा कि ये सारे के सारे रिएक्टेंट खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, उस टाइम भी बैटरी काम करना बंद कर देगी। आप क्या करोगे, उसको फिर से चार्ज कर लोगे और ये रिएक्शन फिर एक्जैक्टली रिवर्स हो जाएगी, मतलब जैसे ये जो लिखा था वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो अब क्या होगा, ये अदर रिएक्टेंट एक्ट करेंगे, ये खत्म होंगे और फिर से इनका अमाउंट बढ़ जाएगा। इनका अमाउंट जैसे बढ़ जाएगा तो फिर से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी लेड स्टोरेज बैटरी बहुत ही कॉमन है, घर में इन्वर्टर में रहती है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए, गाड़ियों में जितनी भी बैटरीज रहती हैं वो सारी की सारी हमारी लेड स्टोरेज बैटरीज के फॉर्म में रहती हैं। इसी लाइट स्टोरेज बैटरी के अलावा और भी ऐसे बैटरीज होती हैं जो कि रिचार्जेबल होती हैं। उनमें एक है निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल कैसा है, वो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा है लेकिन वो एक्सपेंसिव रहता है। तो फिलहाल बुक वालों ने क्या किया है, ज़्यादा उसकी कुछ डिटेल नहीं दी है निकल कैडमियम सेल की, सिर्फ एक रिएक्शन लिखवा रखी है, तो वो ही मैं आपको लिख के बता देता हूँ। कौन सा सेल है, निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल। तो इसमें हमारे पास में क्या है, इसमें हमारे पास में कैडमियम Cd सॉलिड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड और निकल ट्राई हाइड्रोक्साइड। उसके में क्या होगा कि ये जो कैडमियम है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कैडमियम ऑक्साइड में, CdO में। तो आपको ये देखिए ऑक्सीडाइज हो गया, ये भी सॉलिड रहेगा। और जो ये है निकल, ये रिड्यूस हो जाएगा, तो उसका जो NiOH का होल थ्राइस है वो कितना है, NiOH का होल ट्वाइस रह जाएगा। तो सही आपको समझ में आ गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, यहाँ पे कितनी हो गई +2, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल की होगी +3, यहाँ पे कितनी रह जाएगी +2, तो ये रिडक्शन हो गया। उसके अलावा क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक OH बच गया और हमारे पास में अलग से और क्या हुआ, एक हमारे पास में ये ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, तो फिर से देखते हैं। देखो उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था, 2 लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे कितना होगा, OH कितने हो गए, 6 हो गए, जबकि यहाँ पे कितने हो गए, 4। तो हमारे पास कितना हुआ, 2 ऑक्सीजन ऐड ज़्यादा हुआ है, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हुआ। एक ऑक्सीजन हमने यहाँ पे दे दिया, तो कितना हुआ, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो सिंपली हमारा क्या बचा यहाँ पे, वाटर, H2। तो वाटर ही यहाँ पे लिक्विड है, बाकी सारे के सारे सॉलिड है। और ये काफ़ी अच्छा सेल है बार बार रिचार्ज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक्सपेंसिव रहता है। इसलिए क्या होता है, बहुत सारी ज़्यादा चीज़ों में उसको यूज़ नहीं करते हैं।
तो उसको भी अब मिटाते हैं। तो यहाँ पे हमारी दोस्तों बैटरीज का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास में हम लोग बात करते हैं फ्यूल सेल की। फ्यूल सेल क्या है वो भी देखो बहुत सिंपल है, अभी आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। पहले लिख लेते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल देखो अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी हम लोग बैटरीज यूज़ कर रहे थे वो सारी क्या होता है, हम केमिकल्स यूज़ कर रहे थे, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो ही रहा था सब में। अब फ्यूल सेल में क्या होगा, हम उसकी जगह क्या करेंगे, कोई ना कोई फ्यूल यूज़ करेंगे। अब देखो फ्यूल कौन कौन सा हो सकता है, ऐसी चीज़ जो कंबशन हो, जिसका ऐसी चीज़ जो आराम से जल सके और कुछ हमें एनर्जी दे सके, वो होता है फ्यूल। अब देखो फ्यूल में आपका क्या, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है। उसके अलावा आपका हाइड्रोजन ले सकते हो आप मीथेन गैस ले सकते हो, इसमें के अलावा आप क्या ले सकते हो, मिथाइल अल्कोहल ले सकते हो, मेथेनॉल। तो ये सारी क्या है, फ्यूल्स हैं। तो अगर हम एक ऐसा सेल बना लें जहाँ पे हम लोग उन सारे केमिकल्स को हटा के फ्यूल्स का यूज़ करें तो वो बन जाएगा फ्यूल सेल। अब पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो फ्यूल सेल को बनाने के लिए एक काम करते हैं, बीच में यहाँ पे लगाते हैं 2 इलेक्ट्रोड्स। किसके इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हैं आपके फिर से वही ग्रेफाइट वाले इलेक्ट्रोड है। उसके अलावा यहाँ पे एक हमने बना दिया चैम्बर, ये बिल्कुल सील्ड है, और यहाँ पे 2 ओपनिंग है, इधर एक और इधर। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, एक साइड से आपका जो है ऑक्सीजन आ रहा है, जैसे इधर से मान लो आपका ऑक्सीजन आ रहा है, और इधर से क्या आ रहा है, आपका हाइड्रोजन आ रहा है। ओके, और ये क्या है, यहाँ से हमारा आउटलेट है, यहाँ से वाटर बाहर जाएगा, और ये क्या कार्बन के है, और बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ मटेरियल भरा हुआ है जो कि क्या है, NaOH है। और ये जो हमारे ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये कैसे हैं, ये बिल्कुल सॉलिड नहीं है, ये पोरस इलेक्ट्रोड्स हैं। पोरस इलेक्ट्रोड आप लोग समझते होंगे, पोरस का मतलब इनमें क्या है, पोर्स हैं या फिर छोटे छोटे छेद हैं जिसके थ्रू क्या हो सकता है कि आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अंदर आएगा। उसके अलावा इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे 1-2 कैटलिस्ट भी ऐड कर दिए हैं, जैसे कि प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। वो क्या कर रहे हैं, आराम से, और जो इसका डिफ्यूजन है हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, वो उसको और आराम से अंदर आने दे रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो हमें ये पता है कि जब भी कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो बनता है हमारा वाटर। और ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है इस रिएक्शन में। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे हीट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, उस हीट एनर्जी की जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। एक्चुअली इलेक्ट्रोड्स जो है बिल्कुल तो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो बिल्कुल नीचे तक होंगी, ताकि ये क्या रहे, दोनों गैसेज आपस में डायरेक्टली ना मिल पाएँ। ऐसे ये बिल्कुल ऊपर तक भी रहेगा। ओके, दोनों इलेक्ट्रोड्स बिल्कुल ऊपर तक है। बस रीज़न इनका यही है लगाने का, ताकि ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है डायरेक्ट ना मिल पाए, क्योंकि डायरेक्ट मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी, और जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें कंट्रोल्ड वे में चाहिए, ताकि हम लोग उसको जो हीट एनर्जी को कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर सकें। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका कैथोड के पास, ये है कैथोड, यहाँ पे होता है रिडक्शन। और हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, वो जाएगा एनोड के पास, जहाँ पे होगा उसका ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली इसमें बनना क्या, बनना वाटर ही है, लेकिन कैसे कैसे होगा रिएक्शन वो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन है O2, वो क्या करेगा, वो आपका वाटर से रिएक्ट करेगा H2O से, और क्या बना लेगा, वो बना लेगा आपका, देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इधर से और मिल गया, तो बना लेगा आपका वो 4OH-। तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 4। ठीक, तो ये दोनों चीज़ हो गई बैलेंस, 2 ऑक्सीजन ही 2 ऑक्सीजन ही है। उसके अलावा देखो इलेक्ट्रॉन्स में देखते कितना चेंज आएगा। तो पहले इसका ऑक्सीजन स्टेट 0 था ऑक्सीजन का, अब यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कितना है, -2। ठीक, और कितने हमारे पास यहाँ वाले ऑक्सीजन देखो कितने थे, 2 थे, और बाकी के जो 2 आ रहे हैं वो तो पहले से थे यहाँ पे। तो उसका मतलब जो चेंज हुआ हमारे पास है वो सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन में हुआ, -2 का। तो उसका मतलब टोटल से जो इलेक्ट्रॉन गेन किए यहाँ पे वो कितने किए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 प्लस H2O। तो ये बन गया, ये रिएक्शन हो गई हमारी कैथोड की। अब यहाँ पे हम रिएक्शन लिख लेते हैं एनोड की, एट एनोड। एनोड में क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन होगी, वो किससे रिएक्शन करेगी, वो OH- से रिएक्शन करेगी, और क्या बना लेगी, और बना लेगी H2O। अब देखो उसको फिर से बैलेंस कर लेते हैं। हमें क्या करना है कि यहाँ पे 4, यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, अगर हम इसको 4 कर दें तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, राइट, 4H2O, और यहाँ पे हम लगा दें 2, तो 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन ये हो गए, 4 हाइड्रोजन ये हो गए, तो सर आज टोटल 8 हाइड्रोजन होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन का कितना डिफरेंस आया होगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1, और कैसे यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 4 थे, तो उसका मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए। ठीक, अब देखो उनको क्या कर देते हैं, दोनों रिएक्शन को एड अप कर देते हैं, क्या क्या कैंसिल होगा, देखो पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा देखो 4OH से 4OH कैंसिल हो जाएगा, और एक चीज़ और, इसमें जो OH आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है इससे NaOH से। ठीक है, OH- जो आ रहा है वो आ रहा है NaOH से, इससे ये कैंसिल हो गया।
उसके अलावा देखो क्या बचा, यहाँ पे 4H2 है, यहाँ पे 2H2 है, मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन, 2 वाटर मॉलिक्यूल रह जाएंगे। तो आपका बचेगा क्या, देखो ये बचेगा आपका 2H2 प्लस O2, टू अच्छा सा बना देते हैं, 2H2 प्लस O2 क्या कहेगा आपका 2H2। तो देखो है वही लॉर्ड फेयर के कितना हमने घुमाया फिराया, बन गया वही हमारे पास में क्या, वाटर हमारा, और ये हो गया हमारा फ्यूल सेल। तो इसी वजह से क्या हुआ, कैथोड और एनोड पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुए। अब इसी की हेल्प से हमें लोगों को क्या मिलेगा, इसकी हेल्प से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और एक कंट्रोल्ड वे में मिलेगी, क्योंकि हमने इस तरह के इलेक्ट्रोड लगाए हैं कि डायरेक्टली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले ना। अब उसका फ़ायदा क्या है, इतना सब कुछ कर रहे हैं हम, उसका बेनिफिट क्या होगा हमारे लिए। तो जो सबसे खास बात है इस चीज़ की कि इसका जो एफिशिएंसी है वो है 70%। मतलब इवन आप जो अपने पावर प्लांट देखोगे, जैसे हमारे पास क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो वहाँ पे क्या होता है, कहीं पे हम कोल बर्न करके जो है वाटर को हीट कर रहे हैं, वेपर बना रहे हैं, फिर टर्बाइंस को यूज़ कर रहे हैं, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को हीट करके बिल्कुल वेपर में बना रहे हैं, वेपर से टर्बाइंस को मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो हमारे जितने भी पावर प्लांट्स हैं उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो लगभग होती है 40% के आसपास, जबकि यहाँ पे हमें कितनी एफिशिएंसी मिल रही है, 70% के पास। तो क्लियरली ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है हमें एनर्जी बनाने का, क्योंकि यहाँ पे लॉस काफ़ी कम हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन द सेंस ये, क्योंकि यहाँ पे बन क्या रहा है यार, बन तो वाटर ही तो है। तो जो आपका रिएक्शन होने के बाद जो बना वो है वाटर, कोई नुकसान तो है नहीं वाटर से हमें, और हम यूज़ भी क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऐसा भी नहीं कोई हम बहुत ही खतरनाक केमिकल यूज़ कर रहे हैं, सिंपल सा यूज़ कर रहे हैं। तो इसका एक्चुअली हाइड्रोजन सेल का फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था अपोलो जो स्पेस मिशन था उसमें। वहाँ पे क्या हुआ था कि इसको यूज़ किया गया था हाइड्रोजन सेल, इसको फ्यूल सेल को, और वहाँ पे इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया गया था। और इसी के जो बाई प्रोडक्ट जो वाटर बन रहा था जो एंड में, उसको क्या हुआ था, वो ड्रिंकिंग के पर्पज़ के यूज़ किया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो बन रहा है वाटर वो काफ़ी प्योर बनेगा, तो वहाँ पे वो ड्रिंकिंग के पर्पज़ से यूज़ कर लिया उन्होंने, और बाकी की जो एनर्जी बची वो इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज़ में आ गई। तो इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, बहुत सारी कंट्रीज़ में लोग क्या कर रहे हैं, इस पर अभी काफ़ी सारे ट्रायल कर रहे हैं कि हम लोग क्या करें, अपने नॉर्मल जितनी भी हम लोग फ्यूल वाली चीज़ें यूज़ करते हैं उसकी जगह हटा के इन फ्यूल सेल्स को यूज़ किया गया है। मतलब जो पेट्रोल इंजन है या फिर जो डीजल इंजन है गाड़ियों में, उसको हटा के अगर हम फ्यूल सेल्स को यूज़ करें। तो इवन मैंने रिसेंटली शायद कुछ महीने पहले देखा भी था कहीं पे, शायद नेदरलैंड में या कहीं, तो उन्होंने क्या कर रखा था, पूरा एक बस थी जो कि इस पर हाइड्रोजन फ्यूल पे बेस्ड थी, तो उन्होंने लिख भी रखा था कि हाइड्रोजन पावर्ड बस। तो इसी तरह से काफ़ी सारे कंट्रीज़ में इसके ट्रायल हो रहे हैं, और अगर इसका ट्रायल और ज़्यादा अच्छे से सक्सेसफुल रहता है तो ये काफ़ी हेल्प करेगा हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी बनाने के लिए। ओके, तो दोस्तों अब इसको भी रफ करते हैं। अब हमारा बचा है इसका लास्ट टॉपिक जो कि है करोजन। करोजन तो आपको पता ही है ऑलरेडी सबको, करोजन का मतलब होता है जंग लगना। अब देखो जंग लगना क्या कैसे हो सकता है, तो जंग मोस्टली कैसे चीज़ों पे लगेगी, मेटल्स पे लगेगी जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है। अब जैसे हमारे जितने भी नोबल मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड वगैरह है, तो वहाँ पे तो कुछ चक्कर है नहीं जंग का, लेकिन बाकी सारी चीज़ों पे देखा होगा आपने, आयरन पे देखा होगा रस जो लग जाती है, थोड़े रेड कलर की हल्की सी जैसी रहती है। उसके अलावा आपने देखा होगा एल्यूमिनियम पे रस लग जाती है, वो थोड़ा सा ब्लैक पड़ जाता है, या चांदी भी थोड़ी सी हल्की सी काली पड़ जाती है। उसके अलावा आपने कॉपर देखी होगी, जो तांबा होता है, उस पर भी देखा होगा कि ग्रीनिश लेयर आ जाती है, हरे रंग की हल्की सी लेयर आ जाती है, वो भी क्या करोजन है। अब करोजन पहले हम लोग बताते हैं कि होती क्या है, उसके बाद उसको बताएंगे कि वो खराब क्यों है हमारे लिए और हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे हम जो करोजन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आयरन के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे उसको करोजन को कैसे देखेंगे, उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो वहाँ पे हम लोग ऐसा देखेंगे जैसे कि एक्चुअली जो करोजन है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जैसे काम करेगा। तो देखो उसमें होगा क्या कि जो आपका आयरन है, आयरन को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे किसमें, Fe डबल पॉजिटिव की फॉर्म में। तो अगर हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन ले लिया तो क्या 2 Fe डबल पॉजिटिव। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 4। ये क्या हुआ, ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, तो हमने लिख लिया एट एनोड। ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा, तो देखो जब भी कभी किसी चीज़ पे रस लगती है तो मोस्टली क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के टच में आता है, तब जाके ये सब होता है। ऑक्सीजन और मॉइस्चर 2 चीज़ें और ज़रूरी है। मेटल तो है ही ज़रूरी जिस पे रस लगने वाली है, फिर जिस पे करोजन लगने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है और इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन और मॉइस्चर। तो पहले ये लिख लेते हैं, ये है हमारा टॉपिक करोजन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब कैथोड की। तो कैथोड पे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन रहेगी। तो जो ऑक्सीजन है अब ये क्या करेगी, ये रिएक्ट करेगी H+ से। H+ कहाँ से मिलेगा, या तो आपको वाटर से मिल जाएगा, वाटर वेपर से H+ या OH-, या फिर वाटर से भी छोड़िए, जो हमारे स्काई में, जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी कभी वाटर से कॉन्टेक्ट करती है तो बना लेती है कार्बोनिक एसिड H2CO3। तो H2CO3 क्या एक एसिड है, तो वो H+ आराम से दे देगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 4H+ से रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या, वही हमें पता ही है, वाटर, मैजिकल प्रोडक्ट। तो ये हो गया आपका। देखो अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन का 0 था, यहाँ पे कितना है -2, और -2 के भी कितने हैं 2,
तो उसका मतलब -4, मतलब इसने क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया यहाँ से। तो ये हमारी 2 रिएक्शन हो गई। अब देखो अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या बनेगा, अब 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, बाकी तो कुछ बचेगा नहीं, बाकी सब ऐसे रहेगा। 2Fe + O2 गिव्स 2Fe डबल पॉजिटिव, यहाँ पे ये भी आएगा 4H पॉजिटिव प्लस 2H2O। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो आयरन है वो आयरन बन गया आयरन डबल पॉजिटिव की फॉर्म में। उसी के बाद क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया फेरस, डबल पॉजिटिव बोलते हैं फेरस। फेरस ही क्या होगा आगे जाके Fe ट्रिपल पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब किस में आ जाएगा, ये फेरिक में आ जाएगा। फेरिक से फेरस से और का क्या होगा, इसका और ऑक्सीडेशन होगा तो ये फेरिक बना लेगा, और फेरिक बना के फाइनली क्या कर लेगा, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कुछ इस तरह से बना लेगा फेरिक ऑक्साइड, और उसके साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी आके ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो आपका आयरन सॉलिड था वो अब किसमें, ऑक्साइड की फॉर्म में आ गया, मतलब वो मेटल से बाहर निकल आया। और इससे क्या हुआ, आपका मेटल की जो डेंसिटी है, या फिर जो मान लीजिए पहले इतना मोटा कुछ था आयरन का, अब वो क्या हुआ, थोड़ा सा श्रिंक होकर कम हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो आपका मेटल है उसमें नुकसान होने लगेगा। और ये सबसे ज़्यादा करोजन की प्रॉब्लम रहती है कि जितनी भी चीज़ें मेटल्स की बनी होती है, जैसे ब्रिजेस हैं, जितने भी ब्रिजेस सब में मेटल्स को यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती है। बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स में भी आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कत आती है करोजन, जिसकी वजह से हमेशा डर रहता है कि अगर आप लोग उसको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं करेंगे, अगर हम लोग उसको प्रॉपर्ली, तो वो कभी भी ब्रिज कोलैप्स हो सकता है या बिल्डिंग कोलैप्स हो सकती है, और इससे बहुत सारा पैसों का नुकसान हो सकता है। तो हर बार क्या होता है, इस करोजन को टेक केयर करने के लिए क्या करते हैं कि जो मेटल की सरफेस जो एक्सपोज्ड है, जो बाहर है, उसको क्या किया लोगों ने, पेंट कर दिया। तो पेंट करने से क्या हुआ, वो मेटल कवर अप हो गया। जब मेटल कवर अप हो गया तो अब डायरेक्ट ऑक्सीजन की कांटेक्ट में नहीं आएगा, जब डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो करोजन से बच जाएगा। तो आपने पेंट कर दिया। उसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि आपका जो मेटल है उसी को क्या करो, आप किसी दूसरे मेटल से कवर कर दो। जैसे कि आपको पता हुआ जिंक है, मैग्नीशियम है, तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हमारा मेटल है उसको इन सारी चीज़ों से प्लेट कर दिया। मतलब अब जिंक के ऊपर आपने क्या करा, आयरन के ऊपर क्या करा, जिंक की कोटिंग कर दी है, जैसे आयरन के ऊपर आपने मैग्नीशियम की कोटिंग कर दी, तो क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं स्लेब मेटल। तो अब क्या होगा, जो करोजन होगा भी वो क्या होगा, जो ऊपर की लेयर है जिंक की या मैग्नीशियम की उसकी होगी, जो आपका अंदर का आयरन है वो बचा रहेगा। तो ये तरीका है इसको हमारे करोजन को प्रिवेंट करने के लिए। और उसके अलावा जो हम लोग पेंट करते हैं करोजन से बचाने के लिए, उसको बोलते हैं बिस्फिनॉल। जो कंपाउंड से पेंट करते हैं उसका नाम है बिस्फिनॉल। तो पता नहीं कभी कोई पूछे तो ध्यान देख लेना, बिस्फिनॉल। इससे हम लोग क्या करते हैं, आयरन को पेंट करते हैं ताकि उस पर करोजन ना लगे। तो दोस्तों इसी करोजन के साथ में ये होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट। तो मैंने एनसीईआरटी का पूरे के पूरे सारे टॉपिक्स लेने की कोशिश की है। एक बार आप लोग क्या करना, एनसीईआरटी फिर भी और अच्छे से पढ़ना। अगर कोई भी टॉपिक छूट गया है या कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसमें क्वेश्चन है, आपके दिमाग में कोई डाउट है, तो आप लोग बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसको जरूर से लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप सब लोगों को रिप्लाई करूं। इसके साथ साथ दोस्तों फिर से मैं आप लोगों से यही बात बोलना चाहता हूं कि प्लीज़ जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर समझ में आ भी रहा है उसके बाद भी आप अपनी बुक्स को जाके ज़रूर पढ़िए। उसके अलावा मैंने जो क्वेश्चन करवाए हो तो करवाए हैं, बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो सब आप लोगों को खुद करने नहीं आ रहे हैं तो आप बता दीजिए, लेकिन सब लोग आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग लिख दो कि नहीं सर मुझे 1 से लेकर 12 तक कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, या 1 से लेकर 20 तक कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा अपनी साइड से भी आप लोग मेहनत करो। तो उसके अलावा दोस्तों ये हमारे चैनल की 15th वीडियो है, तो मतलब अभी तक हमारी जो है टोटल 14 वीडियो थी ऑनलाइन, ये वाली और आ जाएगी तो टोटल 15 वीडियोस हो जाएंगी। तो हम लोगों ने 3 महीने के 3-3.5 महीने में 15 वीडियोस बना लिए हैं, तो दैट्स रियली गुड। और इसके अलावा हमने कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हमने सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लिया, सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, उधर ऑर्गेनिक में हेलो एल्किन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर, और उसके अलावा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो बेसिकली हमने 12th क्लास के 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और बाकी की अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे वो हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं अपने घर के लिए जा रहा हूँ, ईद आने वाली है, तो फिर मैं घर से ईद के बाद ही लौट कर आ पाऊँगा, और घर पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहाँ तो ये बोर्ड भी नहीं है, तो कहाँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखें, बीच में अगर कोई छोटी मोटी वीडियो हुई आप लोगों को मुझे देने के लिए तो मैं वो बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो नेक्स्ट जो केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो है वो आप लोगों को तभी जाके मिल पाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है या वीडियो से रिलेटेड कोई और सजेशन है आपके पास में, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूँगा आप सब लोगों को रिप्लाई करूँ। So again guys, thank you very much for watching this video. Keep educating yourself, educate others too. I'll see you guys in my next video. Take care.